फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की जो कोटि होती है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की कोटि जनक की कोटि के बराबर होता है। तो ये रिजल्ट तो कई बार काम में ले लिया अपन ने, कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है उसका जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है। लेकिन अब ये थ्योरम बन के आ गया, थ्योरम बन के आ गया करेंगे तो मैं क्या लिखता हूँ, किसी भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर, मतलब किसी भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की कोटि उसके जनक की कोटि के बराबर होती है। कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है उसका ऑर्डर है उसके जनक के ऑर्डर के बराबर होता है। तो दोस्तों टू पार्ट में चलते हैं इसके, एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लेना है और उसके ऑर्डर को उसके जनक के ऑर्डर के बराबर होता है। तो टू पार्ट में माना कि जी एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, माना कि जी एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि दिया है तो मानना पड़ेगा। मान लो कि जी है वो क्या है, जी है वो एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। अब साइक्लिक ग्रुप का तो कोई ना कोई जनक होगा तथा ए इसका जनक है, तथा ए इसका जनक है। फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और ए इसका जनक है। तो मान लेते हैं कि लेट तो ए का ऑर्डर है वो कितना है, n। ए का जो ऑर्डर है वो दोस्तों कितना है, n। जी है वो एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप का तो एक जनक होगा और जनक का ऑर्डर है। तो ग्रुप के ऑर्डर को भी n बताना है, क्योंकि जनक की कोटि n मान लिया तो अपने को जी की कोटि को भी n बताना है, ये सिद्ध करना है। तो मैं लिखता हूँ कि जी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, ए इसका जनक है, ऑर्डर के बराबर है। अतः क्योंकि ए ग्रुप जी का जनक है, ए है वो ग्रुप जी का जनक है, अतः ग्रुप जी के, अब जनक है तो बताओ जनक की परिभाषा से ग्रुप जी के प्रत्येक एलिमेंट को एक ही पूर्णांक तत्व के रूप में लिखा जा सकता है। अतः ग्रुप जी के प्रत्येक एलिमेंट को, अतः ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव को, प्रत्येक अवयव को एक ही पूर्णांक भागों के रूप में, अतः ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव को एक ही पूर्णांक भागों के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब मान लेते हैं कि एक सेट बनाते हैं, इसके ऊपर विचार करते हैं। सेट ए के एलिमेंट से जनरेटेड एक सेट बनाते हैं, ए की पावर n बराबर एक समुच्चय है, ये क्या है, समुच्चय। और जितना इस समुच्चय में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने n, एक समुच्चय है। तब हमें सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है कि h बराबर g। अगर दोस्तों आप h बराबर g सिद्ध कर देते हो तो इसका फायदा आपको क्या होगा, h बराबर g सिद्ध करोगे तो ऑर्डर ऑफ h बराबर ऑर्डर ऑफ g, और ऑर्डर ऑफ h यहाँ से दिख रहा है n है तो ऑर्डर ऑफ g बराबर n सिद्ध हो जाएगा। और अपने को ऑर्डर ऑफ g बराबर n ही तो बताना था। क्यों बताना था, क्योंकि a एलिमेंट के ऑर्डर को n लिया है, a एलिमेंट के ऑर्डर को n लिया है, तो जो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है उसके ऑर्डर को भी n बताना था। तो यहाँ से अपने को सिद्ध करना है h बराबर g सिद्ध करना है। तो
तो एक बार तो h को g का सबसेट बताना है और एक बार g को h का सबसेट। अगर ये बता देते हो तो फिर हम प्रूव हो जाएगी। एक बार तो h को g का सबसेट बताना है और एक बार g को h का सबसेट बताना है। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात तो ये कि h के अंदर n एलिमेंट होंगे, h में n एलिमेंट दिख रहे हैं, लेकिन अगर इनमें से मान लो कोई भी दो एलिमेंट सेम हो गए तो फिर बताओ इसमें n एलिमेंट होंगे क्या? फिर तो नहीं होंगे। मान लो ये और ये एलिमेंट सेम हो गया, फिर ये n एलिमेंट बचे नहीं, फिर तो n-1 एलिमेंट होंगे। तो अपन क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे कि h के प्रत्येक अवयव क्या है, भिन्न भिन्न है। h के प्रत्येक अवयव, सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे कि h के प्रत्येक अवयव भिन्न भिन्न है। और ये सिद्ध करना ही पड़ेगा। अगर आपने भिन्न भिन्न नहीं बताया तो फिर बताओ आप h में n एलिमेंट बोल सकते हो क्या? फिर तो नहीं बोल सकते। तो सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे कि h का प्रत्येक एलिमेंट क्या है, भिन्न भिन्न है। तो इसको भी कॉन्ट्राडिक्शन से, तो विरोधाभास से माना विरोधाभास से आप दो एलिमेंटों को बराबर ले लीजिए। ये माना कि a की पावर i वाला एलिमेंट है वो a की पावर j के बराबर है। विरोधाभास से मान लो, क्योंकि a की पावर में एलिमेंट आ रहे हैं तो ऐसे एलिमेंट जरूर आएंगे ऐसे। और वी आर जहाँ पे साथ में ये भी लिख दो कि 1, क्योंकि 1 से चालू है पावर, तो 1 से बड़ा है i से बड़ा है j और लेस देन इक्वल टू n। कहाँ तक जा सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा n। तो i से बड़ा है j, जैसे मान लो i है वो 25वें ऑर्डर का एलिमेंट है, 25वें नंबर का है, तो j 25वें या 26वें 27वें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि j है वो i से बड़ा है ना। तो i को 25वां नंबर का मानते हो तो j को 25, 26, 27 कुछ भी मान सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखो, क्योंकि a की पावर i है वो g में है, a की पावर i है वो a की पावर i एलिमेंट है वो g में है। क्यों है वो इसलिए है क्योंकि a क्या है वो g का, a जो है वो g का जनक है और ये इस जनक की पूर्णांक का तीत है। तो a की पावर i एलिमेंट g में है, तो बताओ a की पावर माइनस i भी g में होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि जनक है तो जनक का a की पावर i g में है और g ग्रुप है, तो ग्रुप में तो प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स होता है। इसका मतलब a की पावर i का जो इनवर्स है वो भी g में होगा। तो संक्रिया में करवा सकता हूँ दोनों तरफ, तो a की पावर i और a की पावर माइनस i से संक्रिया करवा दें, a की पावर j और इधर a की पावर माइनस i, तो माइनस i को g में बता दिया तो संक्रिया करवा सकता हूँ। ये बन गया a की पावर 0 होता है आइडेंटिटी बराबर a की पावर j माइनस i। कुल मिला के हो गया ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू j माइनस i। ये जो है ना यहाँ से ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू j माइनस i, और j माइनस i का मान दोस्तों n से छोटा होगा। क्यों होगा n से छोटा? जैसे मान लो ये j वाला एलिमेंट तो ये बन जाता है और i वाला ये, तो j वाला तो a की पावर n और i वाला a की पावर 1, तो इसमें और इसमें घटाया तो n-1 आ गया ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि j और i का जो डिफरेंस है वो किससे छोटा होगा? n से छोटा होगा। और यहाँ से j को जैसे ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस कब हो सकता है? जब j को तो n के बराबर मान लो और i को 1 के बराबर मान लो, तो मैक्सिमम डिफरेंस हो सकता है। लेकिन वो मैक्सिमम डिफरेंस भी क्या होगा? जब j को n के बराबर और i को 1 के बराबर मानोगे तो j माइनस i करोगे तो n-1 आएगा डिफरेंस। कितना आएगा? n-1। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू j माइनस i, तो j माइनस i का मान हमेशा किससे छोटा होगा? n से छोटा होगा। तो ये तो गलत चीज आ गई। क्यों गलत आ गई? आपने a के ऑर्डर को n माना था, आपने यहाँ से देखो कोटि की परिभाषा में a के ऑर्डर को n माना था, लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डर आया है वो j माइनस आया है, वो तो n से भी छोटा आ गया। इसका मतलब ये चीज गलत है। तो मैं क्या बोलूँगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू j माइनस i लेस देन n, अर्थात अवयव a का ऑर्डर n से भी क्या है? छोटा है, n से भी छोटा है। और n से भी छोटा है वो चीज हो सकती होगी जो कि
असत्य है, क्योंकि यहाँ पे ए का उत्तर आपने कितना माना है एन, जो कि असत्य है। इसका मतलब आपने कोई भी दो एलिमेंटों को एच के कोई भी दो एलिमेंटों को बराबर मान के चले थे और असत्य आ गया, तो मैं ये कह सकता हूँ ना, इसलिए एच का प्रत्येक अवयव क्या है, एच का प्रत्येक अवयव भिन्न भिन्न है। एच का प्रत्येक अवयव क्या है, तो एच का प्रत्येक, तो पहला काम तो हो गया कि आपने एच के प्रत्येक एलिमेंट को भिन्न मान दिया, तो भिन्न बताया है, इसका मतलब ये निकला कि एच के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, एन हो गए। ठीक है दोस्तों, इसको राइट डाउन करो। अब यहां से सेकंड पार्ट इसी का चालू होता है। अब देखो, मैं मान लेता हूं कि माना बी है बिलोंग्स टू जी का कोई स्पेस अवयव है, बी को जी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट मानता हूं, बी है वो जी का कोई स्पेस अवयव है, जो बी है वो जी का कोई स्पेस अवयव है, तथा ए ग्रुप जी का क्या है, ग्रुप जी का जनक है, बी तो है वो स्पेस अवयव है और ए है वो ग्रुप जी का जनक है। अतः जनक की परिभाषा से, जनक की परिभाषा से बताओ, जनक की परिभाषा से ए है वो जनक है, तो जी के प्रत्येक एलिमेंट को एक पूर्णांक के रूप में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। अतः जनक की परिभाषा से जी के प्रत्येक अवयव को, जी के प्रत्येक अवयव को जनक की पूर्णांक धातु के रूप में जनक की परिभाषा जी के प्रत्येक एलिमेंट को जनक की पूर्णांक धातु के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए आप ये लिख सकते हो, जैसे जी के प्रत्येक एलिमेंट को एक ही पूर्णांक धातु के रूप में लिख रहे हैं, तो जी का एलिमेंट बी है उसको भी एक ही पूर्णांक धातु के रूप में ए बराबर एन लिख दिया। तो एन क्या है, कोई भी इंटीजर है, ऐसा बात। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे लगाते हैं भाग कलन विधि। भाग कलन विधि, ये ध्यान रखना है ये स्टेप आपको। भाग कलन विधि से, भाग कलन विधि से एन जो है ये इंटीजर है, उसको एन क्यू प्लस आर के रूप में लिखा जा सकता है, एन को एन क्यू प्लस आर के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे क्यू और आर क्या है, कोई इंटीजर है। एन को आप एन क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हो। अगर मैं ए की पावर में लगाऊं, अच्छा ये आर है वो शेषफल है जिसका मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है और एन से छोटा होगा, क्योंकि जिसका मान दे रहे उससे छोटा होगा। आप ए की पावर में लगाओगे तो ए की पावर एन क्यू प्लस आर होगा। अब ए की पावर है तो क्या था बी, तो बी बराबर ए की पावर है बराबर ए की पावर एन क्यू प्लस आर। इस चीज को दोस्तों मैं ए की पावर एन क्यू इंटू बी की पावर आर लिख सकता हूँ, और इस चीज को ए की पावर एन की पावर क्यू इंटू बी की पावर आर, और ए की पावर एन तो आइडेंटिटी बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि ऑर्डर हो ए बराबर कितना है एन है, इसका मतलब ए की पावर एन बराबर क्या है, आइडेंटिटी है। तो ये बन गया आइडेंटिटी और ये ए की पावर आर बन गया। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसको राइट डाउन करो, उसके आगे अपन चलते हैं। तो इंपोर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से समझते ही रहना है इसको।
अब देखो दोस्तों, मैं इसको थोड़ा हटा दे रहा हूँ। आपने ये बता दिया, क्या बता दिया, आपने बताया v बराबर a की पावर r और r का मान है वो लेस देन 10 है। अब देखो, क्योंकि r का मान लेस देन 10 है, इसका मतलब है a की पावर r है वो h में होगा। बताओ h में होगा या नहीं होगा? क्योंकि h के अंदर एलिमेंट आ रही थी, h के अंदर जो एलिमेंट आ रही थी वो क्या थी, a स्क्वायर डॉट e की पावर n तक के, तो सारे के सारे एलिमेंट h में आ रहे थे। और यहाँ r है वो n से छोटा है, इसका मतलब ये जो a की पावर r जो भी बन रहा है वो किसमें बन रहा है, h में बन रहा है। a की पावर r h में बन रहा है, तो b भी किसमें होगा, h में होगा। क्यों होगा? क्योंकि b बराबर क्या है, e की पावर r। तो b बराबर क्या सिद्ध किया, a की पावर r, a की पावर h में, तो b भी किसमें होगा, h। अब देखो, क्योंकि b बिलोंग्स टू g का स्वेच्छ अवयव लेके चले थे, यहाँ से देखो b बिलोंग्स टू g का स्वेच्छ अवयव है, b बिलोंग्स टू g का स्वेच्छ अवयव है, स्वेच्छ अवयव है, ये कोई भी एक अवयव मान लिया। अब b बिलोंग्स टू g का स्वेच्छ अवयव है, तो b एलिमेंट g का लेके चले थे और आपने b एलिमेंट को किसमें बता दिया, h में बता दिया। b एलिमेंट g का स्वेच्छ लेके चले थे और b को h में बता दिया। तो स्वेच्छ का मतलब जैसे b एलिमेंट g का है, वैसे ही और भी तो होंगे g के, तो यहाँ b एलिमेंट g का लेके चले थे, b को h में बता दिया। इसका मतलब g का प्रत्येक एलिमेंट किसमें है, h में, क्योंकि आपने स्वेच्छ का मतलब ये है, स्वेच्छ का मतलब उसकी जगह कुछ भी रख सकते हैं। तो b की जगह जैसे b1 रखोगे तो b1 भी h में आ जाएगा, b2 रखोगे तो b2 भी h में आ जाएगा। इसका मतलब ये निकला कि g का प्रत्येक एलिमेंट किसमें आ रहा है, g का प्रत्येक एलिमेंट h में आ रहा है। तो कुल मिला के इसलिए g का प्रत्येक एलिमेंट h में आ रहा है, तो g सबसेट h में बन गया। ठीक है, इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, क्योंकि h जो था वो क्या था, a स्क्वायर a की पावर n बराबर तथा g एक ग्रुप है, h ये एलिमेंट बने थे, g एक ग्रुप है। ग्रुप में बताओ संक्रिया सॉर्ट होती है या नहीं, तो ग्रुप में संक्रिया सॉर्ट होती है, मतलब क्लोजर में क्या होती है, सॉर्ट होती है, फॉर्मूला होती है। इसलिए जो h सबसेट बन गया इसका g का इक्वेशन हो। कैसे बना, देखो दोस्तों, a एलिमेंट ग्रुप का माना था, इसका मतलब a स्क्वायर भी ग्रुप में आएगा। अच्छा, a स्क्वायर h का है वो भी ग्रुप में आ गया, फिर a क्यूब है वो h है वो भी ग्रुप में आ गया। तो बताओ h के सारे एलिमेंट तो g में आ गए, क्योंकि संक्रिया समर्थ है g में। तो a एलिमेंट आपने g का माना था, जनक माना था, तो a स्क्वायर भी g में है, a क्यूब भी g में, a4 भी g में, ये सारे एलिमेंट किसके हैं, h के, तो h का प्रत्येक एलिमेंट g है। तो कुल मिला के ये चीज को हमने कर लिया और ये सारा प्रोसेस किया था, उसको g को h का सबसेट दिखाने के लिए किया था। ये जो भी मैटर किया था वो किसके लिए किया था, g को h का सबसेट दिखाने के लिए। तो g को h का सबसेट तो पहले दिखा दिया, और h हमेशा g का सबसेट होता है, h तो हमेशा g का सबसेट होता है, क्योंकि ग्रुप की संक्रिया क्या होती है, समर्थ होती है। तो y इक्वेशन 2 और 3, y इक्वेशन 2 और 3, तो एक बार तो g को सबसेट h और फिर h को सबसेट g, इसका मतलब क्या है, g बराबर है h, g बराबर h हो गया, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ g बराबर ऑर्डर ऑफ h। और बताओ ऑर्डर ऑफ h कितना है, ऑर्डर ऑफ h है n, क्योंकि अपने सारे एलिमेंट को अलग अलग बता दिया था। तो ऑर्डर ऑफ g बराबर n बराबर ऑर्डर ऑफ h। इसलिए ऑर्डर ऑफ a का मान n के बराबर लेके चले थे और उसको ऑर्डर ऑफ g के बराबर बता दिया। तो कहने का मतलब अगर g है वो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, g है वो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो उसमें एक एलिमेंट ऐसा जरूर होता है जिसका ऑर्डर n के बराबर है, और वो एलिमेंट कौन सा होता है, उसका जनक। तो यही तो बताना था अपने थ्योरम का स्टेटमेंट दोस्तों। थ्योरम का स्टेटमेंट था वो क्या था, एक परिमित चक्रीय गुण की कोटि उसकी जनक की कोटि के बराबर होती है। तो जनक की कोटि तो n लेके चले थे शुरू में, और आपने यहाँ से ऑर्डर g बराबर n लिख दिया, तो ये लिख दिया। तो
फाइनाइट जो साइक्लिक ग्रुप है जी, उसमें उसका फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर है वो जनक के ऑर्डर के बराबर हो गया। तो ये थ्योरम थी, तो ध्यान से समझना है। आज की तीनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी के साथ अपना ये वाला जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। एक एग्जांपल है वो आप करने की कोशिश करना। वो ये एग्जांपल है कि एंटी रूट ऑफ यूनिटी होता है कि वन का जो एनवा मूल होता है वो साइक्लिक ग्रुप बनाता है। वन का जो एनवा मूल होता है साइक्लिक ग्रुप बनाता है, वो आप पढ़ने की कोशिश करना। अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में डालना, फिर अगले लेक्चर में देखते हैं। अब इसके बाद में अपन अगला चैप्टर चालू करेंगे। जब भी अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा दोस्तों, उसमें अपन अगला चैप्टर चालू करेंगे। और जो अगला चैप्टर है उसका नाम है क्रमचय ग्रुप। क्या है? साइक्लिक ग्रुप, सॉरी परम्यूटेशन ग्रुप है उसका नाम, क्रमचय ग्रुप। तो वो अपन पढ़ेंगे। तो आप इनको करो, तीनों थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है। आप पहले चैप्टर को तैयार करो, क्योंकि दोस्तों जो पहला यूनिट है उसमें 3 चैप्टर अपने, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। ठीक है दोस्तों। तो अथवा के ऊपर के मोस्टली ऐसे होता है, ज़्यादातर ऐसे होता है कि अथवा के ऊपर के दोनों क्वेश्चन है वो तो अपने चैप्टर नंबर 2 में आ जाते हैं, और जो अथवा के नीचे के 2 क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 3 और 4 में से आते हैं। तो कोई बच्चा जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है, यहाँ तक पढ़ाया है, तो उसका एक यूनिट तैयार हो जाएगा आराम से। फिर वो एग्जाम में अपने तीसरे और चौथे चैप्टर को छोड़ देगा तो भी कोई ज़्यादा इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो वो यहाँ तक तैयार कर लेगा तो उसका एक यूनिट तैयार हो जाएगा। एक यूनिट तैयार होने का मतलब है उसके 8 नंबर तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों प्रत्येक चीज़ को ध्यान से समझो। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके आप देखो और अपने प्रॉपर नोट्स बनाना और अच्छी मेहनत करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में।